हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हिंदुस्तान में लोग बहुत प्यार करते हैं तारिक फतेह साहब को। तारिक फतेह साहब जाने माने ऑथर, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पाकिस्तान का आज का ड्रामा आप कैसे संभव करेंगे? मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि शाम को आपसे बात होगी, तो आप क्या बताएंगे आज क्या हुआ पाकिस्तान में? सर, सर्कस में जो होता है वही हुआ। ना सर है, ना पैर है, ना कोई सोच है, ना कोई एहसास है कि मुल्क क्या होता है, जायदाद क्या होती है, क्रिकेट क्या होता है, कबड्डी क्या होता है। देयर इज एन एब्सोल्युटली एविडेंस जो सामने आया है कि 75 इयर्स में अब लीडरों को छोड़िए, जो आम आदमी है वो भी किसी डायरेक्शन में नहीं है। उसके सामने जब भी आप कोई इस्लाम की आयत, कुरान की आयत डाल दीजिए, वो सब के सब 200 मिलियन दे आर ऑफ ट्रैक। आपके सामने अ ग्रेट इनजस्टिस हैज टेकन प्लेस। डेप्यूटी स्पीकर को बुला के सेशन को ये नल एंड वॉइड कर दिया कि अमेरिका चीफ अमेरिका से कह रहा है कि वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग ए। तो क्या मिलिट्री की अलग फॉरेन पॉलिसी है और ये जो पप्पू टाइप के हमारे लीडर्स हैं इनकी अलग पॉलिसी है? कोई ना सोचता है, ना लिखता है, ना पढ़ना। वाकई मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर पढ़ना लिखना लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये डेप्यूटी स्पीकर आके उसको फोन पे कहा होगा, जा बे वहां बैठ जा, स्पीकर इस वक्त नहीं है, बैठ के डिसॉल्व कर दे। उन्होंने कहा सर क्या करना है डिसॉल्व? उन्होंने कहा सबको इधर इधर कर दो। उसने उठा के कह दिया कि ये गलत है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिसमिस। अच्छा, बाकी क्या हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा तू नहीं है, चल भाई तू जा, हमारी तरफ से तू स्पीकर बैठ जा। तो सेशन हो रहा है वहां पे। यानी ये आपने ज़ाम्बिया में, कांगो में, कहीं सेनेगल में, फिजी में कहीं नहीं सुना होगा कि ये बेवकूफी की हरकतें हो रही हैं। और दूसरी पंजाब की असेंबली के अंदर वो औरतें बैठी हुई तालियां बजा रही हैं, नाच रही हैं। ये वाकई अभी तक 1947 के बाद इनको समझ नहीं आई कि इनके हाथ एक मुल्क लग गया। ये अपने ही लोगों को मारते हैं। वहीं जेनोसाइड किया इन्होंने, कहाँ का बंगाल में किया, बलूचिस्तान में, सूबे सरहद में किया। लोगों को 50-50 साल जेल में रखा, सारी जिंदगी गफ्फार खान को रखा। They do not have the sense के what is a country, what is a citizen। जी सर। ये जो एलिमेंट्री 7वीं 8वीं क्लास में सिविक्स का लेसन एक होता है ना, जो पढ़ाया जाता है बच्चों के नेशन क्या है, पार्लियामेंट क्या, there is nothing। वो एब्सोल्यूट जहालत नजर आती है ऑन ऑल साइड। जो समझदार लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। तारिक साहब, एक चीज नहीं समझ में आ रही। आप पाकिस्तान की आर्मी की साइकी समझते हैं, आप इमरान खान को समझते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान ने इतना बड़ा कदम किस बूते, किस बैकिंग के बूते उन्होंने ये कदम उठा दिया कि फौज उनका साथ दे देगी या फौज उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, कोर्ट उनके साथ चल देगा। सर मैं आपसे एक अर्ज करूं, लोग हंस देते हैं, ये बंदा जादू में बिलीव करता है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। इसकी बीवी जो है शी डज विच क्राफ्ट। उस जादू टूना टाने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अरे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा साहब सूरज जरा घटके इधर नू को आया, कर दो। देयर इज नो सच सेंस कि कमेटी बैठी या पार्टी के टॉप क्लास बैठे, या समझे जैसे पंजाब में भी इलेक्शन हुआ कि अकाली दल वाले बैठे या आपकी जो दिल्ली वाले मास्टर हैं वो उन्होंने प्लानिंग की हो। कोई प्लानिंग, कुछ सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा देखे मेरी शक्ल देखी, मैं कितना खूबसूरत हूं। बोला हाँ खूबसूरत तो है, बस और क्या चाहिए आपको? दिस इज मैडनेस। यानी उसके चेहरे पे सीरियसनेस नजर नहीं आती। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अय्याशी में काटी है और वो अब आके पूरी कौम को एड्रेस करता है फ्रॉम द कुरान। इसका एक ही मतलब है कि वो तो जहालत की राह पे है, वो जो नीचे उसके सपोर्टर हैं वो कितने इडियट होंगे। तो ये उसी वक्त होता है जब मुल्कों की कोई डायरेक्शन नहीं होती है जी। जब हेट्रेड पे बेस्ड हो, कादियानी मार दो, शिया मार दो, हिंदू तो खैर हिंदू को तो मारना ही मारना है,
वो तो उस पर तो कोई डिबेट भी नहीं होती कि मार दिया, हम हफ्ते में एक तो हिंदू मारना है। दिस इंटायर कंट्री हैज इवॉल्व्ड इनटू, ये जो आपके भी जो लोग आए ना लखनऊ से और यूपी, उन्होंने भी खिचड़ी अच्छी बनाई कि किसी को पाकिस्तान में बोलना भी नहीं आता। आप सुनते होंगे कि उर्दू भी गलत, अंग्रेजी भी गलत, हर चीज गलत उनकी, क्योंकि दे डू नॉट नो व्हाई दे गॉट दिस कंट्री। ये बहुत बड़ा मसला है। इस स्कैंडल को तो छोड़ दीजिए आप, एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इंडिया के साथ बैठा है सर, इसको अवॉइड, इस बात को अवॉइड ना करो, जिसके डिसीजन मेकर जो है एक पीरनी करती है, वो जादूगर है। यू विल थिंक दिस इज अ जोक। हमारे यहाँ बाकायदा प्रोफेशन है पाकिस्तान में, लोग जादू उतारते हैं और टालते हैं, सब ये हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक चल रहा है, क्योंकि अपने बस में तो है कुछ नहीं। रैशनल थिंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। सर हम लोग आज दिन भर हमने बहुत सारे पाकिस्तान में लोगों से बात की, सीनियर लोग भी थे। कई लोगों ने एक बात दोहराई, मुझे एक शब्द दोहराया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को मेगेलोमेनिया है, वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ी शख्सियत समझते हैं, और उनके मन में ये बात आ गई है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, पूरा अमेरिका की सरकार मिलकर एक इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो है उसको, his ego is too big for him। हर आती जाती लड़की आपसे कहे कि कितना हैंडसम है तू, शाम को चलेगा मेरे साथ डेट पे। आपके साथ 5 साल यही होता रहे और बीवियां भी होती हैं, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। His only qualification is that he is a cricketer who is good looking and has many wives। आप मुझे बताइए ना, कोई और उसने क्या स्टीम इंजन इजाद किया है, उसने क्या पैदल मार्च किया कहीं से, उसने क्या अपनी हुक्मरानी में बिजली आम कर दी है? Absolutely nothing, and for no reason whatsoever he thinks he is capable। He is not a sane person। इसको तो ऑपोजिशन को मूव चलाना चाहिए टू गेट हिम चेक्ड अप फॉर मेंटल बीमारी। ये वी आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये कल को कुछ भी कर देगा, आप क्या करेंगे? यहाँ बहस मुबाहिसा करेंगे। ही हेट्स हिंदूज, ही हेट्स इंडिया, मुंह पे कहता है बड़ा अच्छा है, बड़ा ये है। ये कितना कंफ्यूज्ड होगा आदमी जो सारी जिंदगी एक दुश्मनी रखता हो जिन लोगों से, उनको कन्विंस कर दे कि मैं तो बड़ा हैंडसम हूं इसीलिए मैं आपके खिलाफ हो नहीं सकता। ये जलंधर से आए हुए हैं, कहते अपने आप को पठान और नियाजी और पता नहीं कितना आदमी झूठा होगा कि अपने नाम और बैकग्राउंड बदल दे कि नहीं मैं तो पठान हूं, खान। अरे कहीं का नहीं भाई, तू जलंधर का अपना पंजाबी है। तेरी माँ और सब लोग आए थे बंटवारे में। He has never ever in his life talked about that experience of partition। It doesn't matter to him। 10 करोड़ 20 करोड़ जाहिल लोग पड़े हुए, वो उनको ड्रम बजाते हैं, वो आ जाते। जो लोग समझदार भी हैं, जैसे आपके नवाज शरीफ की जो बेटी है, she is such an astute and well-meaning politician। ये तो वैसे ही इनको सर उनके लिए तो इमरान खान कहते हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन कभी काम नहीं किया। तो इसने क्या काम किया? ये कभी दफ्तर गया है? इसने कभी बस ली है? क्या अम्मा काम पे जाना आज? कभी इसने रिक्शा पकड़ा कि अरे भाई जाएगा तू पलटन मैदान? नो, ही हैज डन नथिंग इन हिज लाइफ। ये 1970 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा रही थी, आई वाज अ यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर इन कराची सन। ये उसके अंदर इसका कजिन था माजिद खान, जो टीम का कैप्टन था। इसने 2 जनरलों से कह के अपने आप को उस टीम में दिलवाया था। जनरल बर्की एक थे पाकिस्तान फौज के। दिस मैन हैज बीन राइडिंग। ये कहता है ना कि मैं उस कॉलेज में जाता था, मलेशिया के प्रिंस आते थे वहां पे। अबे कौन सा पाकिस्तान का कॉलेज है जिसमें शहजादे उड़ के आ रहे हो? बाप रे बाप, हमने तो जाके पाकिस्तान जैसी ऑक्सफोर्ड कंट्री में पढ़ना है। अब अगर वहां ठीक था तो तू क्यों ऑक्सफोर्ड गया? He has never taken a bus in his life। मेरे पास सियासत में जाने के लिए एक पैमाना होता है, मैं देखता हूं हमेशा। ये बड़ा अजीब है, आप मुझे बेवकूफ समझेंगे कि आदमी पेडेस्ट्रियन की हैसियत से उसने अपनी कुछ जिंदगी में कुछ किया नहीं किया।
कभी बस ली है, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली है, किसी के साथ बैठा है जिसमें से बदबू आ रही हो, या हमेशा ही गाड़ी में पीछे बैठ के ऐसे डिजाइनर ट्रिप इधर से उधर कर रहे हैं? नो, दिस मैन इज अ कर्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हर कोई ये बनना चाह रहा है। आप एक से टैकल करेंगे, दो से करेंगे, कितनों से करेंगे? जो समझदार लोग थे पाकिस्तान में, जो पार्टीशन के भी अगेंस्ट थे, उनको तो वाइप आउट कर दिया। यानी मैं आपसे बताऊं कि इमरान खान के जमाने में जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, उसके अंदर जिक्र ही नहीं है पार्टीशन का। लोगों को पता ही नहीं है कि ये भारत का हिस्सा था, या ये हिंदुस्तान एक मुल्क हुआ करता था, या महाराजा रंजीत सिंह हमारे बादशाह थे। कुछ नहीं पता उनको, सिर्फ ये पता है क्रिकेट के अंदर जनाब आखिरी बॉल तक होती है बैटिंग। एक कबड्डी खेल रहा है, वो हाथ लगा के भाग भी गया। अब तो क्रिकेट अब आपके दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं, पाकिस्तान की फौज। ये बताइए, बहुत लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कि फौज न्यूट्रल हो गई है, ना इधर है ना उधर है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है वो चलने देना चाहती है। क्या वाकई में जनरल बाजवा इतने ज्यादा न्यूट्रल व्यक्ति हैं? न्यूट्रल तो नहीं है, उनकी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ये यूक्रेन को, रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाजवा जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये नोटिस नहीं किया कि ये स्टेटमेंट आने की जरूरत क्या थी? क्या अमेरिका सर नहीं खुजा रहा होगा कि किन बेवकूफों से पाला पड़ गया? कि आर्मी का चीफ, आप अंदाजा लगाए, आपके आर्मी का चीफ कह दे कि मोदी जी को जाने दो, हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। अरे भाई, तुम पागल हो गए, किधर से आ गए? ये वाकई इन लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया हंसती इन पे, इनके लहजे पे हंसती, इनकी जबान पे हंसती, इनके कपड़ों पे हंसती। ये कहीं पब्लिकली आ जा नहीं सकते। अगर 10-12 बैठ जाएं तो ऐसे लगता है धोबी की दुकान है। आपने नहीं देखा पाकिस्तानी बैठे होते जो, दे हैव बिकम एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल इन एनी इंटरनेशनल गैदरिंग। इसीलिए आप देखिए कि कहीं को बोलता भी नहीं है। एक जमाने में जमशेद मार्कर, आपके जुल्फकार अली भुट्टो, एमिनेंट स्पीकर्स, जैसे आपके यहाँ वीपी सिंह थे, ये लोग बोला करते थे, सुनते थे। तो अनपढ़ लोगों की, बेवकूफों की जमात खड़ी हो गई है। अब एग्जाम देने के लिए भी लाउड स्पीकर, बाहर आदमी खड़ा होता है, सारे जवाब लाउड स्पीकर पे दे देता है, बच्चे एग्जाम लिख लेते थे। आपने सुना होगा ये। तो ना किसी को कुछ करना है, ना पढ़ना है, ना कुछ। हर एक के अब्बा ने उसके लिए जायदाद छोड़ी हुई है बेवकूफी की, और वो बेवकूफी के लिए लड़के आपस में पहन लेते हैं। We are in a very dangerous situation. अब सर देखना ये है, तारिक साहब, समझना ये भी पड़ेगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल, ये चीजें जो कुछ साल से भूल गए थे लोग पाकिस्तान में, वो दोबारा कहीं उसी दरवाजे पे तो नहीं खड़ा। मैं एक और मेहमान को जोड़ रहा हूं इस चर्चा में, आप प्लीज हमारे साथ रहिए। जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए। जनरल साहब, स्वागत है आपका। आपसे दिन में बात हो रही थी, आपने बार बार कहा कि बड़ी खुशी होगी अगर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब जो ये हुआ है, इससे ये जड़ें मजबूत हुई हैं या जितनी बहुत अंदर पहुंची भी थी वो भी नोच के बाहर निकाल ली हैं? देखिए साहब, अब जब हमने शांति से सुना है और थोड़ा रिफ्लेक्ट किया है कि हुआ क्या है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, आज आखिरी दिन था आपका वोट करने का, ऑन दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, लॉ मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, सेक्शन 5 का हवाला देते हैं और कहते हैं कि साहब एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में। किसने बताया? हमारे एम्बेसडर ने बात करी, विस्की पी वो लू साहब के साथ, और उनको उसको पूरा उसने उगल दिया है क्या क्या प्लॉट हो रहा है। और जो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पाकिस्तान नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ, पीपीपी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब गद्दार हैं। ये सब जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पैसे खाए हैं, लिहाजा कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। नहीं, जरा आप सोचिए कि अगर ये चीज सारे डेमोक्रेटिक मुल्कों में हो जाए कि हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, आपके लॉ मिनिस्टर खड़े हों, तमाम ऑपोजिशन, एक A to Z गद्दार हैं साहब। किसने बोला? लॉ मिनिस्टर ने बोला। अब क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब हैज स्पोकन,
क्या सवाल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैंसिल। ये एलिस इन वंडरलैंड साउंड कर रहा है। मतलब पहले तो हम भी थोड़ा सकपका गए, हक्का बक्का रह गए कि पाकिस्तान के कानून में क्या है। अब जब हमने भी थोड़ा ध्यान से देखा है कि हुआ क्या है साहब, ये तो एलिस इन वंडरलैंड से बड़ा है। ये तो एलिस इन वंडरलैंड से कि लॉ मिनिस्टर खड़ा हो, बोले साहब तमाम ऑपोजिशन की पार्टियां 10, 20, 30, 40 सब गद्दार। जो हमारे लॉ मेकर्स थे, जो अपने तहरीके इंसाफ पार्टी के, वो भी सबके सब गद्दार। लिहाजा कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, ये सारे गद्दार हैं। अब ये केस गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी थोड़े चकरा गए कि उन्होंने भी बोला कि साहब हम आर्टिकल 5 को समझना चाहते हैं। ये क्या कैच ऑल है? अब जो है जो अपनी पाकिस्तान में जो अपनी तहरीके इंसाफ पार्टी है, वो कह रही कि योर लॉर्डशिप आप तो ये केस आर्टिकल 67 के तहत सुन ही नहीं सकते, कि जो भी असेंबली में होता है वो आपके परव्यू के बाहर है, इसलिए हम जो करें, जो चमड़े के सिक्के चलाएं वो जायज। जनरल साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के एक नेता थे। नहीं, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। मैं कह रहा हूं कि ओनली थिंग जो कि जायज करी है इमरान खान ने, वो बोला है कि साहब पार्लियामेंट डिसॉल्व करें और नई इलेक्शन करें। लेट द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, प्रोवाइडिंग दे आर अलाउड टू डिसाइड। वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई है आज तक? पाकिस्तान की आर्मी ने बोल दिया हम नहीं इंटरफेयर करते। क्या वो बोलेगी हम इंटरफेयर करते हैं? वो साहब चुपचाप से कठपुतली नचाते हैं। आईएसआई पैसे लगाती है, स्लश फंड्स केवल आईएसआई के पास हैं। वो इलेक्शंस में पैसे लगाते हैं, लोगों को खरीदते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को खरीदते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को खरीद लेते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। तो साहब मैं तो जो है, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि साहब वो जिन आए वो इनको बचाएं, वो पिंकी बेगम के जिन, या अल्लाह ताला मालिक को ही खुद आना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। हम चाहते हैं कि वहां डेमोक्रेसी हो, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो कम से कम पागलपन तो नहीं होगा। अभी जनरल साहब, अभी आपने कहा कि अब तो इलेक्शन हो जाए, वही बहुत अच्छा है। बन रहा है। ये तारिक फतेह साहब आपसे पहले कह रहे थे, बहुत अच्छा होगा। नहीं सुने तो तारिक फतेह साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन भी कैसा होगा वहां पे, कि इमरान खान आएंगे, 2 बार आते वो पहले तो कुरान कोट करेंगे, उसके बाद रियासत मदीना 4 बार बोलेंगे, और दुनिया देखेगी कि कितने खूबसूरत आदमी, और इस नाम पे वोट पड़ जाएगा। कोई क्राइटेरिया तो नहीं है ना। वोट भी पाकिस्तान की फौज चाहेगी तो पड़ेगा। अच्छा, देखिए इनको पिछली बार किसने जिताया? पॉलिटिकल पंडित सारे कह रहे थे कि अगर ये अकेले लड़े 25 सीट नहीं मिलेंगी इमरान खान को, 25 सीट नहीं मिलेंगी। ठीक है साहब, वो फौज ने इनको जिताया, 150 दिलवा दिए, 172 करने थे। फौज ने छोटी मोटी पार्टियां पकड़ी, सबको लाइन में लगा दिया और इनको मेजॉरिटी दिला दी। फिर जो है पिंकी बेगम ने उकसाया इमरान खान साहब को। उन्होंने बोला कि साहब देखिए आपका नाम और ये जो फैज हमीद का नाम, ये पता नहीं किसी एक अल्फाज से शुरू होता है, अगर वो बना रहे अक्टूबर तक तेरे लिए बड़ा फायदा है। इमरान खान साहब जाके फौज से भिड़ गए। जिस फौज ने उनको खड़ा किया, इंस्टॉल किया, उससे जाके वो भिड़ गए। आई मीन आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनीथिंग मोर इरेशनल। अब थियोरेटिकली इस शख्स के हाथ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, ट्रिगर, और अगर वो जिन, अगर वो जो है तिलस्मी जादू, वूडू, जादू टोना में विश्वास करते हैं साहब, तो हम बहुत खतरा है। ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए, पूरे कायनात के लिए, पूरे दुनिया के लिए खतरा है साहब। अगर ये जादू टोने पिंकी बेगम के कहने पे चलेंगे तो साहब फिर तो कबाड़ा हो गया ना। यहां तो न्यूक्लियर हथियारों की बात है,
बहुत सीरियस मामला है, नहीं, मुझे हैरानी है ये कि मजाक नहीं है। तारिक साहब, मुझे हैरानी है आप दोनों के कमेंट्स कितने मिल रहे हैं, और आप दोनों तो ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे की बात सुन रहे थे, आपके बाद में आए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो इरैशनल है और जादू टोने में यकीन करके फैसले कर लेता है। मैं आपसे कह रहा हूँ डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो तस्वीर में आप दिखा रहे हैं ये जो औरतें नाच रही हैं, ये वही पिंकी बेगम की फोर्स है। दिस इज इन दी पंजाब असेंबली इन लाहौर, नाच रहे हैं असेंबली के अंदर। देयर इज नो डिकोरम। आप ये कभी देखा भी नहीं होगा आपने कि ये तमाशा चल रहा हो। ये तो आपके वेस्ट बंगाल में भी कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन दिस व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इंडिया और इंडिया के जो स्टेट्समैन हैं, दे शुड नॉट टेक इट कि ये लाइटली। दीज आर मैड पीपल। ये कोई नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। देख, आप सिर्फ एक चीज समझिए, हम जो मुसलमान हैं, हमारी पूरी उमंग है कि हमें मौत आ जाए किसी तरह, शहादत, कि हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। सर, मैं खुल के बात कर रहा हूं, मरने के बाद जब हम जाते हैं यहाँ से ट्रांजिट लाउंज में और जन्नतुल फिरदौस में अपनी 72 हूरों के पास, जब उमंग ही आपकी हो कि या अल्लाह मुझे मौत आ जाए ताकि मैं इस दुनिया से मेरी जान छूटे, रोज़े क़यामत आए, तो यू शुड नॉट टेक इट एज अ जोक। दिस इज अ क्राइसिस फेसिंग द होल वर्ल्ड। मैं आपसे कह रहा हूं, और इस पे नजर नहीं हो रही है। बेवकूफ यूक्रेन, रूस इसमें लड़ रहे हैं। You have a bigger crisis at hand in people who are postgraduate, PhD educated people who believe a horse can fly. तो अब आप उनको इक्वेट कैसे करेंगे? आप तो पूरी दुनिया को खतरा है कि द मैड मैन विल डू समथिंग, और आपने जाके सद्दाम को मार दिया। उसको पता ही नहीं कि यहाँ पाकिस्तान में भरे पड़े दुनिया की हर टेररिस्ट एक्टिविटी, लंदन बॉम्बिंग 7/7, बाली, मैड्रिड बॉम्बिंग, जिसको भी आप, तेल अवीव के अंदर पाकिस्तानी निकलता है। ये क्या वजह है? इस पे तो कोई नजर डाले ना कि ये दुनिया में टर्क नहीं होता, कोई इंडोनेशियन नहीं करता। ये बावले क्यों करते हैं? क्योंकि ये बावली कौम को आपने पार्टीशन का बनाया, और इमरान खान जैसे लोगों के वर्शिप कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान की सियासी हालात पर वो देख रहे हैं आप हमारा स्पेशल शो। इमरान खान ने एक बार फिर ये दोहराया है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश अमेरिका कर रहा था। इमरान खान पहले इशारों में अमेरिका का नाम लेते थे, लेकिन पहली बार इमरान ने किसी शख्स का नाम लेकर अमेरिकी साजिश की बात कही है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड लू, ये एक अमेरिकी राजनयिक हैं, डिप्लोमैट हैं। डोनाल्ड लू ने अमेरिका के एम्बेसडर को उनकी सरकार गिराने की धमकी दी थी, और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे डोनाल्ड लू ही हैं। इस बार पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे, ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी।
तो ये जो डोनाल्ड लू उनका नाम लिया है इमरान खान ने, आपको बता दें ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं डोनाल्ड लू। तो अच्छा ओहदा रखते हैं ये, और इनका आज पहली बार खुल के उन्होंने नाम ही ले लिया है। और पहले तो जब बात कर रहे थे वो अपनी पब्लिक से सीधे टेलीवाइज एड्रेस में, उसमें तो ऐसे कह रहे थे जैसे बहुत गलती से अमेरिका का नाम मुंह से निकल गया उनके, लेकिन अब तो वो उस डिप्लोमेट का नाम भी ले रहे हैं। आरजू काजमी जी जुड़ गई हमारे साथ, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आरजू जी, अब समझना केवल ये है कि इमरान खान ने जो आज ये कदम उठाया है, जो पत्ता चला है उन्होंने, ये कुछ सोच समझ के आगे का देख करके कि ये कैसे डेवलप होगी सिचुएशन किया है, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत रैशनल थिंकिंग नहीं है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि जो जिस तरह से आज उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी, तो वो तो यही बताता है कि वो बहुत घबराए हुए हैं और उनको लग रहा था कि वोटिंग में वो हार जाएंगे। दूसरा, जो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी वहां से साजिश हो रही थी उनकी गवर्नमेंट गिराने की, तो बिल्कुल हो रही होगी अगर वो कह रहे हैं तो। इसलिए कि इमरान खान साहब के 3.5 साल के अरसे में जो गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है, उसमें आप लोग सभी जान सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आपके पैनल में, वो भी जानते ही होंगे कि जितनी तरक्की पाकिस्तान ने की है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, हम तो सुपर पावर बनने जा रहे थे। तो जाहिर है अमेरिका घबरा गया होगा, अमेरिका ने कहा होगा ये इमरान खान तो मतलब कहीं से कई मुल्क को पहुंचा देंगे, और अमेरिका का क्या होगा, इसलिए कि सुपर पावर तो फिर वो रहेगा नहीं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे और आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस किस्म की बातें करके वो और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज उन्हें चाहिए था वो वोटिंग होने देते, इतने कॉन्फिडेंट थे तो वो लोगों से कहते आइए वोट डालिए और फिर देख लेते कि क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए कि उस वोटिंग में हार जाने के डर से इमरान खान साहब ने अब ये किया है कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करा दी और ये कहा जा रहा है कि जी अब दोबारा इलेक्शंस होंगे। बल्कि अभी एक और डिबेट में मेरे साथ एक पीटीआई की मेंबर थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई एक कारनामा बता दीजिए इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से सारी दुनिया सब कुछ छोड़कर उनकी गवर्नमेंट गिराने के पीछे पड़ जाएगी। तो वो शो छोड़कर ही चली गई। उन्होंने, मेरे ख्याल है वो पता करने गई होंगी, जरूर कुछ किया होगा खान साहब ने, ऐसे ही तो नहीं सब पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा था शुरुआत में कि इमरान खान को जानते हुए, उनके नेचर को जानते हुए, उनको क्या ये वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे कि जो मैंने आज कर दिया, असेंबलियां डिसॉल्व कर दी हैं, अब मेरा कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकते, एस्टैब्लिशमेंट भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, जो मैंने कर दिया वो फाइनल है वही होगा? या कभी कुछ तो सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी है, एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं, वो भी कुछ कहेंगे? नहीं, उन्होंने यही सोचा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अगर वो गए तो काफी इंसल्ट हो जाएगी, उसके बजाय असेंबली डिसॉल्व करके और जाए। उन्होंने 2 दिन पहले ये भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको 3 ऑप्शंस दी हैं, एक ये कि वो या तो असेंबली डिसॉल्व कर दें, दूसरा वो रिजाइन कर दें, और तीसरा यही था कि इस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए। तो जाहिर है वो उन्होंने होने नहीं दिया और तीसरा ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि अब अदालतें बताएंगी कि ये उनका स्टेप ये भी ठीक है या नहीं, या वापस उन्हें दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन बात वही है जो हमारे एक मुहावरा इस्तेमाल होता है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे कटना खरबूजे नहीं होता है। तो जो मर्जी कर ले, गवर्नमेंट तो चली गई ना, इनकी गवर्नमेंट को तो नहीं बचा सके। वो तो हर हाल में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है 5 साल मुकम्मल करने से पहले चली गई है, और जाहिर है जो लोग लाए थे और उनको अब नहीं पसंद, उनको यही चाहिए था कि ये वापस चले जाए, क्योंकि इनसे कुछ भी हैंडल नहीं हो पाया, ना तो इकोनॉमी संभली, ना कहीं से कोई फंड आ रहे हैं, ना खर्चे पूरे हो रहे हैं लोगों के, और ना ही फॉरेन पॉलिसी को ही हैंडल कर पाए। तो ऑब्वियसली अब किसी ऐसे लीडर को लाया जाएगा जो पहले भी सब कुछ चला चुका हो, सब कुछ उसको मालूम होगा कैसे कैसे मांगा कैसे जाता है। मांगने का आर्ट जो है ना वो खान साहब का काफी खराब था, वो सारी दुनिया को पता लग गया। लेकिन पहले भी सब लोग ऐसे ही घूमते थे कि किसी को फंड चाहिए, कभी लोन चाहिए, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, लेकिन इतनी बुरी तरह से एक्सपोज नहीं हुए थे जो इमरान खान साहब के टाइम पे हो गए। अभी आरजू ने कहा कि अब ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो पहले भी चीजें चला चुका हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जनरल बख्शी, आपको लगता है कि अब अगला जो भी आएगा पाकिस्तान में वो भी सिलेक्टेड ही होगा इमरान खान की तरह? होना पड़ेगा साहब, और कोई उस निज़ाम में ये अब वहाँ पे प्रथा बन गई है, ये वहाँ का पैटर्न है। जैसे मैं जैसे आपको फिर कह रहा हूँ कि अयूब खान साहब के प्रोटेजे थे भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने, यार एक मिनट, भुट्टो साहब ने जब आंखें दिखाई, यार आप एक मिनट चुप हो जाएंगे।
सॉरी जी जी बोलिए। मैं कह रहा था कि भुट्टो साहब ने जब आंखें दिखाई फौज को, तो फौज ने उन्हें फांसी पे टांग दिया। फिर उनकी बेटी आई, उनकी बेटी बेचारी बेनजीर भुट्टो, वेरी आई थॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, उनको उन्होंने असैसिनेट कर दिया। आई मीन किलिंग अ वुमन, इट इज हॉरिबल। उसके बाद साहब वो जियाउल हक साहब का दौर आया, उन्होंने कहा मैं भुट्टो खानदान को अलग करके मैं ज़रा नए शुरू करूं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर बोला ये अच्छा प्लांट है आदमी, इसको उन्होंने बना दिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी देर के बाद ये हर किसी सिविलियन प्रोटेजे के साथ होता है। नवाज शरीफ साहब ने समझा कि अब आई एम स्ट्रांग इनफ, और जब वो अच्छी मेजॉरिटी लेके आए तो उन्होंने फौज को भी आंखें दिखाई। अब फौज ने साहब उनको एग्जाइल कर दिया। अब ये चौथा दौर शुरू हुआ है साहब, जिसमें कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को प्रोटेजे चुना कि क्रिकेटर हैं, हैंडसम हैं, कैरिस्मेटिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में घूमे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ये शायद माशाअल्लाह हमारी निजात करा पाएंगे, वैसे भी अच्छे ताल्लुकात होंगे और बाकी सब कुछ ये संभाल पाएंगे। हाँ, जो कश्मीर का मामला, इंडिया का मामला, अफगानिस्तान, न्यूक्लियर पॉलिसी वगैरह वगैरह, वो सब फौज के हाथ में रहेगा। ठीक है साहब। अब उनकी आई पिंकी बेगम। पिंकी बेगम ने उकसाया और साहब इमरान खान साहब लड़ दिए। जनरल साहब मुझे अब ये पूछना पड़ेगा वेरी सीरियसली, आप ये जब बार बार पिंकी बेगम कह रहे हैं, आप बिल्कुल सीरियसली कह रहे हैं कि हाँ इमरान खान ने इन्हीं के कहने पर कर दिया सब? अरे साहब मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। आप बिटिया आरजू काजमी बैठी है, उनसे पूछ लीजिए। शी इज अ वेरी आई थॉट बैलेंस्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टर। आप पूछिए। यू नो द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट, दिस इज नॉनसेंस, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन साहब जब मैंने उसको बार बार उसको स्टडी किया है, आई हैव बीन चिल्ड टू द बोन। हियर इज अ मैन हु इज थियोरेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर ट्रिगर इन पाकिस्तान। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान की फौज के हाथ में है, यू सी। लेकिन ये जो शख्स हैं, अगर ये अब पिंकी बेगम के कहने पे पंगा ले रहे हैं, आज पाकिस्तान की फौज जो इनकी बेनिफेक्टर थी, आज ये फौज को गाली दे रहे हैं, कल ये आज ये अमेरिका पे चढ़ गए हैं पिंकी बेगम के कहने पे, तो साहब ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इज वेरी डेंजरस मैन, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विद द न्यूक्लियर ट्रिगर, because we would like the nuclear button to be in the hand of a rational actor, जो नॉर्मल सोच रखता हो, जो वूडू, तिलस्मी जादू, जिन्न, मुर्गे जला के जिन्नों को खुश कर देना। तो साहब ये तो अब मैं हंसूं या मैं रोऊं जी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अजय, तारिक साहब से फिर अब तारिक साहब से पूछ लेते हैं। वंडरलैंड तो एक चीज है साहब जी, ये तो लिविंग नाइटमेयर हो जाएगा। मैं तारिक साहब से अब ये पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में जिसको अभी बख्शी साहब ने बोला रैशनल एक्टर, ऐसा सेंसिबल रैशनल आदमी कौन है पाकिस्तान में जिसको आइडियली लीड करना चाहिए पाकिस्तान? आई थिंक the only rational people in politics today are those from the smaller provinces. सूबा सरहद है जहाँ थोड़ी बहुत खुदाई खिदमतगार मूवमेंट है, या बलूचिस्तान आप देखिए कि बलूचिस्तान इज वन प्रोविंस जहाँ की हर पार्टी इज वोटेड अगेंस्ट इमरान खान। वहाँ फ्रॉम द नेशनलिस्ट टू द फ्रीडम फाइटर यू विल मीट नो वन हु इज इरैशनल। ये मैं अपने 50 साल की मेरी बैकग्राउंड है बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट के साथ। सिंध में GSN मूवमेंट में आपको मिलेंगे, आपको रैशनल आदमी पंजाब पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके शो पे किसी मुसलमान पंजाबी के मुंह से कभी ढंग की बात पंजाबी जबान में नहीं निकल सकती। इट इज अब 100 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये आप जो लोग अपनी मादरी जबान को समझते हो कि पता नहीं बोलता पिया कटिया बंदा चुड़िया जा लगता, पीपल हु थिंक दैट दे आर rotten to the core simply because
who they are. तो आप देखेंगे कि अच्छी महफिल में कोई पंजाबी वहां पंजाबी में नहीं बोलता, उर्दू में बोलता है। इसका मतलब कि कोई रैशनल है ही नहीं। जो वहां 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसका फंडामेंटल बेसिस ऑफ रैशनैलिटी है कि यू बिहेव लाइक द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। दे डोंट। मेरा पुत्र फौज जाएगा, और वो पुत्र जड़ा होता है कि जमीना बिची भी है ना, शादी के जो वो जाते हैं ना रिश्ते, उसमें होता है कि चंगी पोजीशन ते है, 25 कनाल ते एवं ही मिल जाते हैं। यू आर डीलिंग विद पीपल हु थिंक दैट बीइंग क्रुकेड, रॉटन टू द कोर एंड लाइंग इज अ नेशनल कैरेक्टर। चलो नहीं, ठीक है, ठीक तारिक साहब, चलें, ठीक, आपकी बात जो है, आप बड़ा बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जो चेहरे दिख रहे हैं सामने, और अगर आज की ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती तो शहबाज शरीफ बनते प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ हैं वो आदमी? हाँ, थोड़ा बहुत हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है, आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन हर। औरतें जितनी भी हैं ऑपोजिशन में, कुछ गवर्नमेंट में भी, दे आर अ डिफरेंट लॉट। उनकी सोच बेहतर है। मैं तो ये तक सजेस्ट किया कि सारे मर्द पाकिस्तान के बावर्ची खाने में इनको बंद कर दो, और उनकी बीवियों को बोलो जाके दफ्तर में जो काम है करो, खुदा की कसम सब ठीक हो जाएंगे। मैं आरजू से पूछ लीजिए, रैशनल सिर्फ औरतें मिलती हैं पाकिस्तान में, मर्द रैशनल हो ही नहीं सकता। वो पहले ही सोचता ओ मैनू 4 बीवियां तो उंजी मिल जांदियां ने, गल ही कोई नहीं। भड़के मारने, बच्चों को पिटाई करना, बीवियों की पिटाई करना, ये तमाम जो सुनहरे असूल दुनिया में बचे हैं, ये हमारे उसमें है। 5000 औरत मर रही है हर साल ऑनर किलिंग में। बीवियों की पिटाई अलाउड है बाय एनी सिस्टम। हिंदुओं को मारना परफेक्टली लेजिटिमेट है। आप लोग आते हैं घूमने पाकिस्तान, कहते हैं यार वहां रिक्शे वाले ने पैसे नहीं लिए, इतने खुश हो जाते हैं आप लोग। आपको पता ही नहीं कि वो कह रहे मेरे। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो कंट्री लाइक पाकिस्तान। एक शराबी ने इस्लामी मुल्क बनाया है सर, और उसकी तस्वीर आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगी हुई, हमने नहीं लगाई है। ठीक, आज जिस तरीके से इमरान खान ने अपने डिप्टी स्पीकर के जरिए सारी असेंबलियां जो है एंड में जो है डिसॉल्व करवा ली। आरजू, मेरा आपसे ये सवाल है, आज बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनको इस बात का डर है कि अगर एक दिन के लिए भी उनके हाथ से पावर चली जाती तो शायद कोई उनके खिलाफ एक्शन हो जाता। अगर मान ले कोई और गवर्नमेंट बन जाए एक दिन के लिए भी तो इनको अरेस्ट कर लेंगे। क्या वाकई ऐसा कोई खतरा उनके ऊपर है? हो भी सकता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस है, इसके अलावा कई केसेस ऐसे हैं जो, और वैसे भी जो भी गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में, वो जब हटती है तो उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या घपले किए हैं या किस किस को उन्होंने अपने दोस्तों को जो है नवाजा है। तो जाहिर है कि इस तरह का डर उनको भी होगा, और फॉरेन फंडिंग केस तो सभी को मालूम है। इस तरह की कई चीजें हैं, और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था तो इमरान खान साहब ने कहा था इनके रूम में से फैन निकाल दें, एसी निकाल दें, टीवी हटा दें। तो जब इंसान किसी के साथ गलत करता है तो जब अपना टाइम आता है तो वो डर जाता है कि जो मैंने किया ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी हो जाए। तो और दूसरा पोजीशन कह भी रही थी, PFLN के कई लीडर्स ने कहा भी कि इन्होंने जो कुछ किया अब हम भी पलट कर करेंगे। अच्छा। तो उस चीज से शायद वो डर रहे होंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह और इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम इनको अरेस्ट भी करेंगे और इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया। जन साहब, आपने ये कहा था कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती शायद किसी जादू टोने के चक्कर में आकर ये कर दी कि जो इंस्टीट्यूशन फौज इनको लेकर के आई पावर में, उसी को इन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। चले, वो बात भी हो गई, एंड में उनको माननी फौज की पड़ी थी उस केस में भी। लेकिन इस वक्त आज की दिन फौज कहाँ खड़ी है पाकिस्तान में? किसी एक साइड खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना आपको, पाकिस्तान की फौज अपने सबक सीख चुकी है। 30 साल उन्होंने डायरेक्टली रूल किया। पहले जो था गाइडेड डेमोक्रेसी थी अयूब खान के टाइम, वो लोग ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू रूल कर रहे थे। फिर उनको लगा कि नहीं साहब, ये जो है ब्यूरोक्रेट्स ने हमको लेट डाउन किया है, और जब जियाउल हक साहब आए तो उन्होंने टोटल कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में, फौज के हाथ में लिया। लोगों को मतलब पतलूने उतार के कोड़े मारने शुरू किए। जलसे होते थे कोड़े मारने की, पिटाई, और जो बेचारा खड़ा होके निकल जाता था सिविलियन जिसको कोड़े पड़ते थे, लोग उसको चेयर करते थे आउट ऑफ शेयर रिजेंटमेंट। अब साहब वो समझ गए हैं मुशर्रफ के बाद कि साहब अक्लमंदी इसमें है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो,
क्योंकि फिर जो सारे फेलियर्स हैं, जो सारी फेलिंग्स हैं, उसकी जवाबदारी सीधे सीधे आपको उठानी पड़ती है। फौज को वो जो है अनपॉपुलैरिटी आती है। तो वो सीख गए मुशर्रफ के बाद कि डायरेक्ट रूल में हम पे प्रेशर आता है। अमेरिका कुछ कराना चाहता है, हमारे कान मरोड़ता है। सीधा उसको पता है सिंगल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो है मुशर्रफ। मुशर्रफ को जाके आर्मस्ट्रॉन्ग बोल देता है, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। और चुपचाप पाकिस्तान को करना पड़ा। अब वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो जो है अब मोहरे आगे रखते हैं, सिविलियन फेस, मुखौटा, फसाड। जहां प्रेशर पड़े वो उसको गाली खाने देते हैं एंड देन दे थ्रो हिम अवे। जिसपे पब्लिक का गुस्सा भड़कता है कि यार इसने अमेरिका की सुन ली, इसने अमेरिका की मान ली, वो सारी गाली गलौज अब लगती है सिविलियन लीडर को। इसी के चलते देखिए, उन्होंने, अमेरिका ने अभी बेसिस मांगे थे पाकिस्तान से जी, उन्होंने इमरान खान से ना करवाई। अब अमेरिकन अगर इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं तो बाजवा साहब कह रहे हैं वेरी प्रो वेस्टर्न स्टेटमेंट्स, ठीक है। तभी अभी जैसे कि फतेह साहब बोल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर एक चीज कह रहा है, उसके ठीक उलट बयान दे रहा है आपका आर्मी चीफ। तो जब उनसे पूछा गया कि साहब ये जो गदर हुआ है आप किस तरफ हैं, उन्होंने बोला साहब हम तो न्यूट्रल हैं। वो तो वो बोलेंगे जी, आपको कह के थोड़ी ना वो करेंगे वहां पे। लेकिन आपने सबने ऑन द टीवी स्क्रीन देखा है आईएसआई के ब्रिगेडियर्स, आईएसआई के जनरल नोट बांटते हुए तरीके लबैक के लोगों को, नोट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग नोट्स। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो है पाकिस्तान की फौज, और उससे ज्यादा उसकी आईएसआई। वो फंड्स ऑडिटेबल भी नहीं है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिए जा सकते हैं। किसी भी बंदे को जितवाने के लिए अगर पैसे चाहिए तो जाइए पाकिस्तान की फौज के पास, वो डायरेक्टली क्यों इंटरवीन करे? ठीक है सर, वो तो न्यूट्रल है। नहीं, अब फिर तमाशा हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि क्या गदर हो रहा है साहब। तो किसको गाली पड़ती है? पॉलिटिशियंस को। कौन अनपॉपुलर होता है? पॉलिटिशियंस। और जो पाकिस्तान की फौज की अफसर है वो धीरे धीरे हंसते हैं, जनरल साहब सवाल ये है, सरकास्टिकली देखते हैं। जनरल साहब सवाल ये है, मैं तारिक फतेह साहब के पास जाना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि अब फौज सीख गई है, भी इनडायरेक्टली रूल करो, क्यों सामने आकर के गाली खानी सवालों का सामना करना। तो इस वक्त जो हुआ है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं फौज ही है, ये आपको लगता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि इमरान खान ने चैलेंज किया है फौज को, आज जो किया वो सीधा सीधा एक चैलेंज है, चुनौती है जनरल बाजवा के लिए। नहीं सर, ये तो खुद एडमिट किया है कि 3 फौजी रिप्रेजेंटेटिव्स इनके पास आए और उन्होंने, फौज के रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि तुम रिजाइन कर दो या वॉक अवे फ्रॉम दिस या नया इलेक्शन कराओ। वो तीनों में से एक ऑप्शन इसने खुद लिया है। ये तो अब तो ढकी छुपी बात भी नहीं है। आई मीन दिस इज लाइक अ सिचुएशन में नोबडी गेट शॉक्ड कि मैं आपको इस इमरान खान की बात बता रहा हूँ कि हमारी जनरल पॉपुलेशन कितनी इम्यून हो गई है किसी एथिक्स के। ये टोरंटो में पकड़े गए 50,000 कैश डॉलर जेब में रखे हुए, इनको जहाज से उतार लिया गया और उतारते वक्त उन्होंने जल्दी जल्दी जो इनके साथ 10-12 आदमी थे उनके जेबों में पैसे बांटे। तो खबर कहीं नहीं छपी ना, कैसे छपेगी जबकि वो कुछ तो इधर भी चला गया था और लोगों को समझ में भी नहीं आया कि कौन है ये, किसको पकड़ा है एयर कनाडा ने और ये न्यूयॉर्क कैसे जा रहा था। वो अमेरिकन ने पकड़ा, क्योंकि यहाँ हमारा इमिग्रेशन और कस्टम्स होता है कनाडा में टू गेट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज अ मैन हु इज फ्री टू डू एनीथिंग ही वांट्स, लेकिन चेहरे पे वो रखता है एक होली तस्बीह। देखिए वहां ट्रंप के पास नहीं चला गया था टूना करने, तस्बीह लेके गए थे ना, लेने भी नहीं कोई आया था एयरपोर्ट पे, बस पकड़ी चढ़ गए और वो तस्बीह घुमाते हुए उनके सामने टूना कर रहा था वो आदमी। लाइक डू यू रियली थिंक एनीवन विल टेक इट सीरियसली? आप कह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टोना टोटका करना चाह रहे थे? हाँ, अरे वीडियो है सारा सर, वो फेंके जा रहा है। पिंकी ने क्या दिया था उसे, डजन, हमारे यहाँ दुआएं हैं ऐसी, डजन डजन मारते हम, बंदा वैसे ही मर जाता है।
आप समझते नहीं ना, आप हम लोग को आपने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया है। हमारे यहाँ बहुत कुछ चलता है। एक लाहौर में गली है जिसका नाम है जिन गली, वहां जिन उतारे जाते हैं। ये आपने नहीं सुना होगा सर, लाहौर आया करें आप कभी कभार। वहां जिन उतारने के दुकानें हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं। उस गली का नाम है जिन गली। दो जिन्स ने वो दे। और ये नहीं कि कोई अनपढ़ लोग रह रहे हैं, बड़े पैसे वाले वो बैठे हुए होते हैं। हाँ जी, वो देखो चले जाओ, बहुत चंगा काम करता है। और यूजली कौन होती हैं जिन पे जिन चढ़ता है? छोटी बच्चियां जिनकी जबरदस्ती शादियां करा रहे होते हैं, उन पे जिन चढ़ जाता है, तो फिर वो जिन उतारते। वी आर नॉट अ नॉर्मल कंट्री, ये समझे पहले। हमारे यहाँ जो नॉर्मल लोग हैं उनको एब नॉर्मल कहा जाता। जो लोग समझदार की बात करते हैं, जैसे अख्तर मेंगल की को बात आपको कभी टीवी पे नजर ही नहीं आएगी। ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन। उसके फादर भी अताउल्लाह मेंगल भी चीफ मिनिस्टर थे। ही नोज एवरीथिंग। कोई नहीं बुला। मीर बिजिंजो को कौन बुलाता था? वली खान जब थे तो वो आते थे नहीं। चल, आपको चाहिए वो ऐसा आदमी पंजाब से जिसकी उर्दू इतनी खराब हो, फवाद चौधरी की तरह, कि आप हंसे, बाद में रिकॉर्ड करके ठाठे मार के आप लोग हंसते हैं। ठीक है। अरे सर, अब क्योंकि आखिरी 2-3 मिनट रह गए, मैं अब आप लोगों के प्रेडिक्शंस जानना चाहता हूं। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होगा? इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इमरान खान जेल जाएंगे? इमरान खान पाकिस्तान छोड़ देंगे? क्या तारिक साहब आप भी बताइए, आपको क्या लगता है उनका फ्यूचर? वो पाकिस्तान छोड़ देंगे सर। उनके अच्छा। बच्चे भी हैं बाहर, बीवियां भी बाहर हैं। देयर इज नो होप फॉर दिस पर्सन। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ शेख मुजीब को आप इलेक्ट करते हैं और फिर उसको फांसी की सजा दे देते हैं। ये सिर्फ इस मुल्क में हो सकता है। ठीक। Well, you're too young to remember that. But they elected a man as Prime Minister of Pakistan and then sent him to jail. ये कमाल की जगह है सर। आरजू, आपके हिसाब से क्या आगे दिख रहा है आपको इमरान खान के लिए? मुझे भी यही लगता है कि वो लंदन चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, और यही कहेंगे कि वो अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, कुछ टाइम वहां गुजार के उसके बाद दोबारा से अपनी पार्टी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मतलब इसमें आप ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन तो वो नहीं जीतने वाले? इलेक्शन नहीं जीतने वाले, इसलिए कि जो लोग उन्हें लाए थे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, अगर उन्हें इमरान खान को ही रखना होता तो हटाते क्यों? अगर हटाया है तो इसका मतलब है नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं लाएंगे। जनरल साहब, आपका असेसमेंट? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग में सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन पैटर्न मॉडलिंग, पैटर्न प्रिडिक्शन क्या है? पैटर्न्स टेंड टू रिपीट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। पैटर्न पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है कि फौज प्रोटेजे चुनती है, प्रोटेजे का सिर चढ़ जाता है, वो फौज को आंखें दिखाता है, फौज उसे जगह दिखा देती है। ठीक है साहब। भुट्टो साहब को जैसे मैंने बोला फांसी टांगा, नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल किया, अब इमरान खान का क्या होगा? ये एग्जाइल होगा, क्योंकि मारना भी उन लोगों ने आजकल बंद कर दिया है। क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया वगैरह कूद पड़ते थे। मैं फतेह साहब से और आरजू बिटिया से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बाहर जाएंगे। अगर ये सोचते हैं कि अपने बूते पे इलेक्शन जीत लें तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ होती ही नहीं साहब जी। He was doing a good job of the mobilization. उन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा चुना, उन्होंने जिसमें कि हदूद या वदूद क्या बोलते हैं, यहूद या हदूद, ये दोनों शामिल कर लिए। अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ये डीमोनोलॉजी जो जिन है पाकिस्तान के, उनमें ये तीन है सबसे टॉप पे, अमेरिका, इंडिया, इजराइल। वो तीनों को जोड़ के उन्होंने ऐसे बड़ा अच्छा एक उन्होंने नैरेटिव एस्टैब्लिश किया। नो, आई ग्रांटेड टू हिम, ही इज डन अ गुड नैरेटिव एस्टैब्लिश किया, जिससे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती पाकिस्तान में तो शायद इनको चांस था जीत जाने का, अगर इलेक्शन जल्दी होती। बट द वे द पाकिस्तानी सिस्टम इज स्क्यूड जी, without the army there is no question that he can win that election by. Right sir. There is no question. I mean, unless there is a systemic change, and there is no systemic change that I see. अभी तो डे बेसिस पर देखना पड़ेगा हालात कैसे बदलते हैं, और आप लोगों की राय की कमेंट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल जीडी बख्शी साहब, तारिक फतेह साहब, आरजू काजमी जी, आपका बहुत शुक्रिया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।